है गाइस, आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का जो है क्लास 10 के हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया, इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। जैसे कि आपका जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंतर्गत जो है आपके कुछ टॉपिक हैं जो राइट है। यहाँ पे देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आपका है फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। फोर्थ पार्ट है आपका रॉलेट एक्ट। एंड फिफ्थ पार्ट है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। एंड सिक्स पार्ट है खिलाफत मूवमेंट। एंड सेवेंथ पार्ट है नॉन पॉपुलेशन मूवमेंट। यानी कि हम लोग इस सातों टॉपिक के बारे में बारी बारी करके एक एक क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो है मेरा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या, जैसे अब हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हिस्ट्री में व्हाट। कोई भी वर्ड है जैसे नेशनलिज्म, इसका क्या मतलब है? व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड कॉजेस एंड इफेक्ट। हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, कुछ वर्ड जो है सीरियल से आते हैं इसमें हमेशा। इन सभी चीजों पर हमें खास करके ध्यान देना है हिस्ट्री में, कि अगर हिस्ट्री में कोई भी इंसिडेंट हुआ तो हिस्ट्री में क्या इंसिडेंट ही है, मीन्स जो भी पिछला पास्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या कॉजेस था, यानी क्या कारण था उसका, कि कोई भी हुआ केसेस हिस्ट्री में कुछ भी हमको देखने को मिलता है, और फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉजेस एंड इफेक्ट। क्या कॉजेस था और क्या इफेक्ट था। इसी तरीके से हम लोग जब नेशनलिज्म में आते हैं तो नेशनलिज्म क्या है, सबसे बड़ी बात, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो नेशनलिज्म के नाम से ही ये बात निकल रहा है, नेशन यानी राष्ट्र, नेशनल प्लस लिज्म यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम। नेशनलिज्म का जो वर्ड है ये शुरू हुआ था नियर अबाउट 1789 में, जबकि क्या है, फ्रांस की जो है रिवॉल्यूशन हो रहा था, फ्रांस रिवॉल्यूशन। उस सिचुएशन में फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय में 1789 में जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, और उसमें वहां की जनता में जो है अपने देश के लिए प्यार जग गया। और प्यार देने के बाद उनको क्या है, अपने देश के लिए स्वतंत्रता मांगने लगे, अपने देश को फ्रीडम कराना चाहते थे। और धीरे धीरे कुछ समय बीता, उसके बाद जो है वो अपने देश के लिए एक अपना जो है फ्लैग की डिमांड किए, अपना सॉन्ग था उनका, एक नेशनल एंथम का डिमांड किए, अपने फ्लैग के कलर्स की डिमांड किए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का फिर डिमांड करने लगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करने लगे। मैं धीरे धीरे जो है, जब वो क्या है रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्यूशन के बाद क्या है वो रिटायरमेंट किया। तो उसी तरीके से इंडिया में भी जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि हमारे देश के लोगों के अंदर जो है देश के प्रति प्यार जगा, देश के प्रति प्रेम भक्ति जगी, कि मेरा देश है और अपने देश के लिए कुछ करने की बात समझ में आया। यहाँ पर जब नेशनलिज्म आया तो यहाँ पर स्वराज्य की बात आया, कि हम अपने देश को स्वराज्य यानी कि उसको जो है संघर्ष करके या किसी भी तरीके से अपने देश को जो है स्वतंत्र कराएंगे, अपने देश के लिए स्वराज्य शब्द का वर्ड जो आया। तो यहाँ पर हम नेशनलिज्म में जो है हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी इंडिया में नेशनलिज्म की उत्पत्ति के क्या कारण थे। यानी ये जो नेशनलिज्म था, जो नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना जो लोगों के अंदर आई, इसका क्या कारण था कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आई। तो सबसे पहली बात हम करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस का। जैसे कि उस समय के सिचुएशन में क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि उस समय जो है वर्ल्ड वार जो है फर्स्ट जो है चल रहा था, और उसी समय क्या है हमारे देश में बहुत ज्यादा जो है फूड की कमी हो चुकी थी, पैसे की कमी हो चुकी थी, पूरा रोजगार खराब हो गया था। इस तरीके से लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो इकोनॉमिक कॉजेस जो है एक इम्पोर्टेंट कॉजेस है, जिसमें क्या है दादा भाई नौरोजी ने
दादा भाई नौरोजी जो है फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जिन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक कॉजेस के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने अपना वेल्थ ड्रेंच थ्योरी जो है ये जनता के पास रखे हैं, जनता के सामने। इनके अकॉर्डिंग जो है हमारे देश का पर कैपिटा इनकम पर ईयर 20 रुपीज था 1867 में। तो इस तरीके से क्या है दिखाया गया कि हमारे देश का जो है 20 रुपीज पर कैपिटल इनकम पर ईयर है। हमारे देश की सिचुएशन बहुत ही खराब है इकोनॉमिक रूप से। यहाँ के क्या है जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थी, वो क्या है यहाँ के वेल्थ को लूटते थे और यहाँ का वेल्थ लूट कर अपने देश को जो है सप्लाई करते थे। सेकेंड बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काजेज है नेशनलिज्म में, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज आए तो अंग्रेज को जो है अब यहाँ इंडिया का जो एजुकेशन में वो बदलाव करना शुरू कर दिए हैं। जब वो बदलाव शुरू किए इंडिया की एजुकेशन में तो उन्होंने यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन लाया। मॉडर्न एजुकेशन में उनका मानना था कि जो यहाँ पर वर्कर हैं जो भी, क्योंकि वो अपने कंट्री से कि वो कुछ लोग को ही लेकर आते हैं और पूरे लोग को तो लेकर आते नहीं, जहां जहां शासन करते हैं उस देश कंट्री पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर जगह मॉडर्न एजुकेशन का जो है स्प्रेड किया मॉडर्न एजुकेशन को। उनका मानना था कि कोई इंडियन जो है शरीर से इंडियन रहे लेकिन दिमाग से जो है वो अंग्रेज हो जाए। यह सोचकर उन्होंने कलर की जो भर्ती की अपने यहाँ, उसमें क्या है इंडियन को कलर के रूप में भर्ती किया, उनको मॉडर्न एजुकेशन दिया और उनसे जो है वर्क करवाया। यही मॉडर्न एजुकेशन जो है हमारे नेशनलिज्म में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाया। हम देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन से लोग एजुकेट हुए, पढ़े लिखे और उसके बाद उनको लगा कि यहाँ पर हमारा जो है शोषण हो रहा है। अंग्रेज जो है हमें कम पैसे देकर जो है हमसे काम करवा रहे हैं और हमारे ही संपत्ति को लूट कर ले जा रहे हैं हमारे सामने। इस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन जो है आपके नेशनलिज्म में एक इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाया। थर्ड बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर। फिर धीरे धीरे जो है मॉडर्न न्यूज़पेपर का ओरिजिन होने लगा। तो मॉडर्न न्यूज़पेपर एंड मैगजीन जो है उनका ओरिजिन हुआ सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने जो है अपना एक मैगजीन निकाला बंगाल भाषा लैंग्वेज में, संवाद कौमुदी, एंड दूसरा निकाला मीरातुल अखबार के नाम से, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित थी और इसमें जो है अपने देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में इसमें लिख कर बहुत आता था, जिससे लोगों का अंग्रेजों के जो कुकर्म को दिखाए जाते थे, अंग्रेज किस तरीके से हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये पढ़कर, ये देख कर न्यूज़पेपर लोगों की जनता जो है एकदम उत्साहित हो गई थी। उनको समझ में आ गया था कि ये जो अंग्रेज जो है हमें लूट रहे हैं, जिससे उनके अंदर जो है अपने देश के लिए भावना निकली, अपने देश को संभालने की बात निकली, ताकि एकजुट होकर हम अपने देश को खुद चलाएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ नेशन लिटरेचर। कह रहे उस समय जो है लिटरेचर का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला एक बहुत बड़ा योगदान जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दिए, जिन्होंने भारत की दुर्दशा नामक जो है एक नाटक बनाया और उसमें भारत के बारे में दिखाया कि भारत की सिचुएशन क्या है, भारत के ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे अत्याचार कर रहे हैं। ये सभी चीजें देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से से वालित हो गए थे, गुस्सा लोगों के अंदर आ गया था और तब उन लोगों के अंदर अपने देश के लिए यहाँ पर भी जो है प्यार जागने का एक कारण मिल गया। नेक्स्ट कहते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। इसमें कह रहा है पॉलिटिकल कॉजेज, जैसे कि हम देखें कि मुगल सम्राट जो है आपके मुगल समय में औरंगजेब की मृत्यु डेट के बाद जो है अपना जो पॉलिटिकल यानी कि पूरे सभी राजा जो है अलग अलग हो गए, सभी लोग अपना राज्य के बारे में सोचने लगे, अपने क्षेत्र के बारे में सोचने लगे। सामंत जो थे वो अपना छोटे से क्षेत्र को लेकर चलने लगे, राजा जो है अपने छोटे से राज्य पर राज्य करने लगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल उस समय जो है बहुत ज्यादा बिखर गया था। ऐसे सिचुएशन में फिर उसके बाद जो है अंग्रेज जब आए तो ये क्या है पॉलिटिकल को एक साथ एक व्यू में बांध कर चले, जिससे क्या है उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। लेकिन इस तरीके से भारत की जनता जो है एक दौर में बनने में कामयाब हो गई। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। है कि कम्युनिकेशंस और रेलवे का जो डेवलपमेंट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके नेशनलिज्म में इंडिया में, क्योंकि उस समय जो है आपके
रेलवे का और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट तेजी से हो गया था। 1853 में आपका ट्रेन जो है सबसे पहले ठाणे से मुंबई के बीच में चला था। उस समय लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। 16 अप्रैल 1853 को जो है सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ था ट्रेन, और इस ट्रेन के माध्यम से लोग दूर दूर तक जाने लगे। इसका फायदा ये हुआ कि लोग क्या है अपनी बात को लेकर दूसरे जगह जाते थे, दूसरे गांव में जाते थे और वहां के लोगों को जागृत करते थे अपने देश के लिए, जिससे क्या है लोगों को मोटिवेशन मिलना शुरू हो गया अपने देश के लिए। नेक्स्ट है रेनेसेंस ऑफ सोशल एंड रिलीजियस। अब कह रहा है कि इस समय जो है आपका रिलीजियस और सोशल का जो है रिनाइसेंस होने लगा, यानी लोग धीरे धीरे क्या पुनर्जागरण हो गए, यानी लोग मॉडर्नाइजेशन में आने लगे, पुनर्जागरण हो गए। और उसके बाद लोग अपने देश के बारे में जो है सोचने लगे। तब उनको समझ में आया कि हमारा सबसे ऊपर यानी कि नेशन की बात, यानी सबसे ऊपर नेशन है, उसके बाद ही जो है कोई भी अदर्स चीजें आती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिलीजियस और जो सोशल, ये दो ग्रुप जो है एक अपना इम्पोर्टेंट व्यू जो है देते हैं ये लोग। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। कह रहे हैं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में क्या है, अंग्रेज जो है वो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी यूज करते थे। जैसे यहाँ पे क्या है गोरे और काले में भेद किया जाता था। अब गोरे काले में भेद करने का मतलब है कि जहाँ पर गोरे रहते थे वो स्थान पर ब्लैक वालों को जाना प्रतिबंधित था। और यहाँ पर फिर बात करते हैं जैसे जो अपने यहाँ जॉब में रखे थे अंग्रेज, जॉब में जिन लोगों को रखे थे अपने पास, उन लोगों को क्या है अंग्रेज थे उनको तो अच्छी सैलरी दिया करते थे, लेकिन जो लोग अपने इंडियन थे उनको अच्छी सैलरी नहीं दिया जाता था। इस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की पॉलिसी जो है एक बैड पॉलिसी थी इंडिया के लिए, जो कि सबसे खराब पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि लॉर्ड लिटन जब आया इसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे क्या है यहाँ इंडिया के जो लोग थे उनके अंदर जो है अंग्रेज के प्रति एकदम घृणा पैदा हो गया। जैसे कि हम देखते हैं लॉर्ड लिटन की पॉलिसी है, पहली पॉलिसी आपकी थी, ये जब आए तो ये जितने भी न्यूज़पेपर मैगजीन पर जो है सबसे पहले जो है ये प्रतिबंधित कर दिया। इनका कहना था कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा न्यूज़पेपर या मैगजीन लिखता है जो कि देश के बारे में जनता को जगाती है और देश से प्रेम की भावना को दिखाती है, उस पर मैगजीन को वो प्रतिबंधित कर देंगे। इस तरीके से बहुत सारे उस समय मैगजीन प्रेस और न्यूज़पेपर प्रेस जो है उस समय प्रतिबंधित कर दिए गए। और फिर बात करते हैं लॉर्ड लिटन की पॉलिसी में कि उस समय जो है आपके सिविल सर्वेंट की जो एज थी वो 21 इयर्स थी। तो इनके आने के बाद जो है इनकी जो एज है ये घटाकर 19 इयर्स कर दी है। और पहले जो कि ये था 21 इयर्स। इस तरीके से इनका ये कहना, ये इसलिए लॉर्ड लिटन जो है इसका 19 इयर्स एज इसलिए किए ताकि वो सोचते थे इस तरीके से यूपीएससी में जो है आपके इंडियन न जा सके। क्योंकि पहले के समय में इंडियन जो है बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं रहते थे, क्योंकि वैसा जो है उनको इन्वायरमेंट नहीं मिला था। वो बहुत थोड़ा एज हो जाती थी तो वो पढ़ना स्टार्ट करते थे, तो इस तरीके से वो डेवलपमेंट उनका होने में बहुत टाइम लगता था। अब उसके बाद बात करते हैं आपका इरविन बिल कंट्रोवर्सी। इरविन बिल कंट्रोवर्सी जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सी था जो इंडिया के लोगों की आंखें खोल दिया। इसलिए क्योंकि इरविन बिल कंट्रोवर्सी में दिखाया गया है कि यहाँ पर उस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर थे। लॉर्ड रिपन जो है उस समय गवर्नर थे, तो उन्होंने जो है एक इल्बर्ट बिल पास किया था। इस बिल के अकॉर्डिंग अब क्या हो गया कि जैसे पहले जो अंग्रेज जज थे वो अंग्रेज जो भी मुजरिम थे या जो भी मतलब कि ऐसा वर्क किए थे, करप्टेड वर्क किए थे, उनके बारे में जो न्याय करना, डिसीजन लेना वो अंग्रेजी करता था, यानी जज अंग्रेज होता था। चाहे वो आपका इंडियन का कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह के इंसिडेंट केसेस हो
या फिर आपके अंग्रेज का केसेस, तो वो अंग्रेज करता था। लेकिन इस बिल के कारण जो एडियन बिल जब पास हुआ तो इससे क्या हुआ कि अब जो हिंदूज को जो है, सॉरी आपके जो इंडियंस हैं, इंडियंस को जो है न्याय देने का अधिकार दे दिया गया। अब क्या है, अंग्रेज का जो अंग्रेज यदि कोई गलत काम करते हैं, किसी टाइप का करप्शन करते हैं, तो उसका जो है न्याय जो है आपका जो है इंडियन जो है जज करता था। इस तरीके से वहां के लोग बहुत ही गुस्से में हो गए और वहां के लोग जो है इसकी डिमांड करने लगे कि इस बिल को कैंसिल किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में इस बिल को कैंसिल कर दिया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो इंडियन थे उनका जो है उनको ये लगने लगा कि हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा जो है आपके हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा वर्डिक्ट होता है और हम लोगों के साथ जो है बहुत ही नाइंसाफी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिससे इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जो है क्रिएट हो गई। अब वो क्या है, अपने देश के लिए नेशनलिज्म का जो है डिमांड करने लगे। आपके इन्हीं कारणों के वजह कारण जो है इंडिया के लोग जो है नेशनलिज्म की डिमांड किए और उसके बाद जो है आगे जो है आपके बहुत सारे लीडर है आए और वो अपने देश को आजाद करने में अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ओके गाइस, है गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं आप लोगों का नेशनलिज्म इन इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक आपका इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे आपका नेशनलिज्म इन इंडिया एंड कॉजेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, तो उसमें हम एक कॉजेस भी पढ़े थे जिसमें लिखा हुआ था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, कि हम थोड़ा सा डिफाइन किए थे कि एक कॉज एक ऐसा भी है जिसमें कि क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इंडिया में जो है नेशनलिज्म की ओरिजिन के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रखता है। तो इसमें हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। पहला हम बात करते हैं सोल्जर सप्लाई ऑफ वॉर, यानी कि जो इंडिया पर जो है इम्पैक्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट में पहला है सोल्जर सप्लाई फॉर वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था आपके, ठीक है, सभी जो महारथी जो विश्व के देश लोग थे वो लोग आपस में वार कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में ब्रिटेन जो था वो अपने देश से यानी इंडिया से जो है यहाँ गांव गांव से लोगों को, लड़कों को यानी युवा लोगों को जो है ढूंढ कर जो है वो वार में भेजता था। उनका वो इसलिए भेजता था कि उनको युद्ध लड़ना था। लेकिन यहाँ पर यहाँ इंडिया की जो पब्लिक थी, इंडिया की जो जनता, भोली भाली जनता थी, उनको बेवकूफ बनाया गया था। उनका कहना था कि यदि हम वार जीत जाएंगे तो आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं देंगे। जैसे आप लोगों से टैक्सेस लेते हैं बहुत अधिक, तो बहुत कम कर देंगे। आपको फूड जो है सही समय पर सही आपको पूरा फूड की एबिलिटी देंगे। हर तरीके के आपको साधन जो है देंगे जिससे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी हम लोगों की तरफ। तो यहाँ पर ऐसे लालच देकर यानी भोली भाली जनता को, वहाँ के युवा के लोगों को, युवा को ले आपके वार में भेजा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो वर्ल्ड वार में जब भेजा गया तो यहाँ पर देखा गया ये जो सोल्जर्स थे गए, लेकिन वहां पर क्या है बहुत सारे सोल्जर्स जो है डाई हो गए। जब वो डेड कर गए, मर गए, तो ऐसे सिचुएशन में फिर उसके बाद जब वो वापस आए तो बहुत सारे आप लंगड़े लूजे हो चुके थे, बहुत सारे डेड कर चुके थे इंडिया में। तो इंडिया के लोगों को इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा भी आया। सेकेंड बात कर रहा है इट लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो उस समय जो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही अधिक इंक्रीज हो गया था, बहुत ही ज्यादा हो बढ़ गया था। और विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। जो क्या है आपके वार के समय जो है फाइनेंस हुआ था लोन, और जो लोग थे उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिया गया, जिससे क्या है जनता को अधिक टैक्स अब पेड करना पड़ता था। और जो भी उनका फाइनेंस सिचुएशन था इंडिया में रहने वाले लोगों का, वो बहुत ही ऐसे सिचुएशन में खराब हो गया था। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। कह रहा ये ऐसा फर्स्ट टाइम था जब पहली बार जो है आपका इंट्रोड्यूस जो है इनकम टैक्स जो है इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया था। यानी जो लोग अधिक पैसा कमाते थे उनसे इनकम टैक्स के रूप में जो है इनकम टैक्स के रूप में पैसा लिया जाता था, और जो कस्टम ड्यूटीज थी उसको बढ़ा दिया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस इंक्रीज ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ऐसे सिचुएशन में 1914 से 1918 तक में जो है आप देखें वर्ल्ड वॉर चला, ऐसे सिचुएशन में आपका जो है प्राइस इंक्रीज ऑफ ऑल थिंग्स, यानी जो भी वस्तुएं थी सबकी प्राइस बहुत अधिक कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि अंग्रेज के पास अब पैसे नहीं थे, वो पैसा अपना पूरा वर्ल्ड वॉर में लगा दिया, जिससे उनके पास पैसे की कमी हो गई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए अंग्रेज लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, इनकम टैक्स लगा दिए, आपके कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दिए, प्लस प्राइस यानी एनी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए, जिसमें कि फूड की प्राइस सबसे हाई कर दी गई थी, जिससे क्या है जनता जो है बहुत वो आपके वर्डिट हो रही थी उनके द्वारा, और उनका जो है क्रोध जो है बढ़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट का बात करते हैं क्रॉस फील्ड शॉर्टेज ऑफ फूड, कह रहा है कि ऐसे सिचुएशन में जब आपके 1919 में जो है 1819 में आपका ऐसे सिचुएशन में आपका वहां पर फेमिनिन भी आ गया था इंडिया में, यानी कि आपका एपिडेमिक और फेमिनिन दोनों साथ साथ चल रहा था, यानी महामारी आ गई थी, लोग भूखे मर रहे थे ऐसे सिचुएशन में। एक तो इधर अंग्रेज लोगों की प्रॉब्लम थी, वो अधिक से अधिक टैक्स ले रहे थे फूड पर, एग्रीकल्चर पर, और इधर प्रॉब्लम हो गई थी कि सूखा पड़ गया था, जिसके कारण जो है खेती अच्छी नहीं हो पाई, और जब खेती अच्छी नहीं हो पाई ऐसे सिचुएशन में फूड की कमी हो गई इंडिया में और लोग भूखे मरने लगे थे आपके। बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 to 30 मिलियन पर्सन डाइज बाय फेमिन एंड एपिडेमिक। आप देख रहे हैं कि 12 to 30 मिलियन पर्सन जो है आपके भूखमरी से आपके और महामारी से जो है डाई कर गए। नेक्स्ट है पीपल होप, अब कह रहा है कि पीपल जो है ऐसा आशा करते थे कि अब हम लोगों का जो है हार्डशिप जो है खत्म हो जाएगा, यानी हार्डशिप यानी कि अब जो हम लोग खान भोजन के लिए पानी के लिए बहुत मेहनत करते थे एवरी चीज के लिए, तो यहाँ पर अब क्या है वर्ल्ड वॉर के बाद ये सभी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अंग्रेज जो है उल्टे जो है इन लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, इन लोगों से सभी सामान का दाम बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए, जिससे क्या है और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इन लोगों के लिए, इन लोगों का जीना मुश्किल हो गया इंडिया के लोगों का कि अब कैसे जिया जाए। इन लोगों को बहुत सारी वर्डिक्ट झेलनी पड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम जो इन लोगों के सामने क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपके इंडिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा क्या नहीं पड़ा। ठीक हो, ओके गाइस।